दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में इस समय एक ऐसा भूचाल आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक हलचल मचा दी है। दुनिया के कई बड़े विश्लेषक कह रहे हैं कि वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम के इतिहास में यह सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। वजह है ब्रिक्स देशों द्वारा एक नए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम को लॉन्च करने की तैयारी, जिसे डीसीएमएस यानी डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग सिस्टम कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह सिस्टम उस व्यवस्था को सीधी चुनौती देगा जिसने पिछले कई दशकों से दुनिया के ज्यादातर देशों की बैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक लेन देन पर पकड़ बना रखी है। जिस सिस्टम की बात हो रही है वो है स्विफ्ट, और इसी सिस्टम के जरिए दुनिया भर के बैंक आपस में ट्रांजैक्शन मैसेजिंग करते हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वैश्विक आर्थिक ताकत का संतुलन बदलने वाला है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह खबर इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। रूसी मीडिया प्लेटफॉर्म स्पुतनिक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ब्रिक्स देशों ने एक ऐसे सिस्टम की घोषणा की है जो न केवल तेज होगा बल्कि उस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं तो भी उसका व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं होगा। यही वह बिंदु है जिसने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक प्रतिबंध सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। कई देशों को इस सिस्टम से बाहर करके उन्हें आर्थिक रूप से दबाव में लाया गया है, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस रणनीति को चुनौती देने की तैयारी हो रही है। अगर हम इसे थोड़ा विस्तार से समझें तो पिछले करीब 80 सालों से अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। दुनिया के ज्यादातर देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का बड़ा हिस्सा रहता है और ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय सौदे डॉलर में ही होते हैं। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक असाधारण ताकत मिल गई। जब भी कोई देश अमेरिकी नीतियों के खिलाफ जाता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का विकल्प मौजूद रहता है। यही कारण है कि कई देशों ने धीरे धीरे इस व्यवस्था से बाहर निकलने की रणनीति बनानी शुरू कर दी, और इसी रणनीति का सबसे बड़ा मंच बना ब्रिक्स समूह, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ अब कई नए देश भी शामिल हो चुके हैं। इस पूरी कहानी में सबसे अहम भूमिका भारत की भी मानी जा रही है, क्योंकि इस समय ब्रिक्स के कई आर्थिक एजेंडे में भारत की पहल सामने आ रही है, खासकर डिजिटल करेंसी और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों को लेकर। भारत पहले ही अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए दुनिया में एक अलग पहचान बना चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपया यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर कई प्रयोग किए हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से जोड़ने का प्रस्ताव भी सामने रखा है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, अगर अंतरराष्ट्रीय जार एक सामने रखा है और आपको दुनिया का बातू करने के लिए 18 चारपाई है, तो यह दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि डीसीएमएस आखिर है क्या और इसे इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों बताया जा रहा है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर आधारित होगा, यानी इसमें किसी एक देश का सर्वर या कंट्रोल नहीं होगा। हर देश का अपना नोड और डेटा का आदान प्रदान सुरक्षित तरीके से होगा। इससे यह फायदा होगा कि किसी एक देश के दबाव में पूरे सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकेगा। यही वह बिंदु है जो इसे मौजूदा व्यवस्था से बिल्कुल अलग बनाता है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि यह सिस्टम 20,000 ट्रांजैक्शन मैसेज प्रति सेकंड तक संभाल सकता है। अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है तो यह मौजूदा सिस्टम से कई गुना तेज होगा। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। दुनिया में अभी जो इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो असल में पैसे ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि सिर्फ निर्देश देता है कि किस खाते से किस खाते में भुगतान होना है। इसी लक्ष्य के साथ इंटरनेशनल बैंक, लेकिन ब्रिक्स देश जो नया सिस्टम बना रहे हैं उसमें लक्ष्य यह है कि लेन देन तेजी से और कम लागत में हो सके। इससे खासकर उन देशों को फायदा होगा जो अभी डॉलर आधारित व्यवस्था के कारण ज्यादा फीस और देरी का सामना करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ सालों में दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई देश अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अब यानी ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक देश का दबदबा ना हो बल्कि कई शक्तियां मिलकर संतुलन बनाएं। ब्रिक्स का विस्तार भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब इस समूह में शामिल देशों की जनसंख्या और आर्थिक ताकत दोनों काफी बड़ी हो चुकी है। ऐसे में अगर ये देश मिलकर एक नया वित्तीय ढांचा बनाते हैं तो उसका असर निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी नई व्यवस्था को पूरी तरह लागू होने में समय लगता है। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं वे ज्यादातर घोषणाओं और योजनाओं के स्तर पर हैं। असली परीक्षा तब होगी जब यह सिस्टम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में आएगा। तकनीकी बसात जो कर दिया है, असली परीक्षा तब होगी
चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि अलग अलग देशों के बैंकिंग सिस्टम को एक साथ जोड़ना आसान नहीं होता। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और इंटरऑपरेबिलिटी जैसे मुद्दे भी साथ खुद देश तक कर आमने आएंगे। लेकिन इसके बावजूद यह साफ दिख रहा है कि दुनिया की वित्तीय व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अगर इस पूरे मामले को अमेरिका के नजरिए से देखा जाए तो यह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि डॉलर की ताकत सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि वैश्विक भरोसे और नेटवर्क से आती है। अगर धीरे धीरे देश वैकल्पिक सिस्टम अपनाने लगते हैं तो डॉलर की मांग पर असर पड़ सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि डॉलर की स्थिति इतनी जल्दी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक बाजारों में उसका प्रभाव काफी मजबूत है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डॉलर आधारित व्यवस्था के विकल्प की बात गंभीरता से की जा रही है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक लड़ाई का भी हिस्सा बन चुकी है। कई विश्लेषक इसे आर्थिक युद्ध का नया चरण कह रहे हैं, जहां हथियार, बम या मिसाइल नहीं बल्कि भुगतान प्रणाली, मुद्रा और डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी। और इसी वजह से इस खबर को दुनिया भर में इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का चेहरा बदल सकता है। अभी जो संकेत मिल रहे हैं उनसे यह लगता है कि आने वाले ब्रिक्स सम्मेलनों में इस मुद्दे पर बड़े फैसले हो सकते हैं, खासकर उस बैठक में जहां डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह पहली बार होगा जब कई देशों की डिजिटल मुद्राएं सीधे एक नेटवर्क के जरिए जुड़ेंगी और डॉलर की जरूरत कम हो सकती है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वैश्विक मीडिया और वित्तीय संस्थान लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन असली सवाल वही है जो इस समय दुनिया भर में पूछा जा रहा है, क्या यह सिस्टम वास्तव में इतना मजबूत होगा कि मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दे सके, या फिर यह सिर्फ एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म बनकर रह जाएगा जिसका इस्तेमाल सीमित देशों तक ही रहेगा। इसका जवाब अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घोषणा ने वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक नई बहस शुरू कर दी है। और यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि आने वाले कुछ साल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय इतिहास के सबसे निर्णायक साल साबित हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डॉलर के विकल्प की चर्चा हो रही है और तकनीकी स्तर पर भी उसके लिए तैयारी दिखाई दे रही है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो यह सिर्फ बैंकिंग सिस्टम नहीं बल्कि पूरी वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे कई बड़े रणनीतिक फैसले छिपे हुए हैं जिनका असर आने वाले समय में साफ दिखाई देगा। आखिर ब्रिक्स देश इस नए सिस्टम के जरिए कौन सा बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, अमेरिका की असली रणनीति क्या है और भारत इस पूरी लड़ाई में किस भूमिका में नजर आने वाला है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका को इस पूरे मामले से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। क्या सच में दुनिया की आर्थिक ताकत बदलने जा रही है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया की अर्थव्यवस्था बिखर चुकी थी, तब एक नई व्यवस्था बनाई गई जिसे डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली कहा गया। उसी दौर में कई संस्थाएं बनी और धीरे धीरे डॉलर दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा बन गया। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, उसका उद्योग सबसे बड़ा था और उसके पास सोने का सबसे बड़ा भंडार था। इसी वजह से दुनिया के देशों ने डॉलर को व्यापार और रिजर्व मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ताकत सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि उस नेटवर्क में थी जो अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग को जोड़ता था। यही नेटवर्क है स्विफ्ट, जिसके जरिए दुनिया के हजारों बैंक एक दूसरे से जुड़े हैं। यह सिस्टम बेल्जियम में स्थित है, लेकिन इसकी संरचना और प्रभाव इतना बड़ा है कि अमेरिका का इसमें अप्रत्यक्ष दबदबा माना जाता है। जब किसी देश पर प्रतिबंध लगाना होता है तो सबसे पहले उसे इसी नेटवर्क से काटा जाता है, और जब कोई देश इस सिस्टम से बाहर हो जाता है तो उसका दबदबा होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार लगभग ठप पड़ जाता है। यही वजह है कि कई देशों ने इसे आर्थिक हथियार कहा है। अब यहीं से शुरू होती है ब्रिक्स की रणनीति। पिछले कुछ सालों में रूस, चीन और कई अन्य देशों ने यह महसूस किया कि अगर वे हमेशा इसी व्यवस्था पर निर्भर रहे तो कभी भी उनके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। खासकर तब जब रूस और पश्चिमी देशों के बीच टकराव बढ़ा। उसी समय कई रूसी बैंकों को इस नेटवर्क से बाहर कर दिया गया। इससे रूस को भारी झटका लगा, लेकिन उसी के बाद एक नई सोच शुरू हुई कि क्यों ना एक वैकल्पिक सिस्टम बनाया जाए जो किसी एक देश के नियंत्रण में न हो। यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे आज डीसीएमएस कहा जा रहा है,
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम के विकास में रूसी वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की भूमिका बताई जा रही है। खासकर सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े विशेषज्ञों का नाम सामने आता है। दावा किया जा रहा है कि यह सिस्टम ओपन सोर्स मॉडल पर आधारित होगा, यानी इसमें पारदर्शिता होगी और कोई भी देश अपने हिसाब से इसमें भाग ले सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर देश का अपना कंट्रोल रहेगा, यानी कोई भी केंद्रीय सर्वर पूरे से सिस्टम को बंद नहीं कर सकेगा। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिस पर यह पूरा सिस्टम आधारित बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका आधार ब्राजील का इंस्टेंट पेमेंट नेटवर्क है, जिसे दुनिया के सबसे तेज डिजिटल भुगतान सिस्टमों में से एक माना जाता है। उसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर एक नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जो ब्लॉकचेन से प्रेरित होगा और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से डेटा ट्रांसफर करेगा। यही वजह है कि इसे इतना तेज और सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है बल्कि भू राजनीति की भी है, क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ एक या दो देश नहीं बल्कि कई बड़े देश शामिल हो सकते हैं। ब्रिक्स समूह में पहले ही दुनिया की बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। जब इन देशों का व्यापार आपस में बढ़ता है और वे अपनी मुद्रा में व्यापार करना शुरू करते हैं तो डॉलर की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। यही वह बिंदु है जिससे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ जाती है। अब अगर हम इस पूरे मामले को भारत के नजरिए से देखें तो यह और भी दिलचस्प हो जाता है। भारत पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। खासकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सिस्टम ने दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत ने न केवल अपने देश में डिजिटल भुगतान को आसान बनाया बल्कि इसे दूसरे देशों तक भी पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी। कई देशों में भारतीय पेमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और यही वजह है कि जब ब्रिक्स के वैकल्पिक पेमेंट नेटवर्क की बात होती है तो भारत का नाम भी अहम भूमिका में आता है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा पहलू सामने आ रहा है और वह है डिजिटल करेंसी। दुनिया के कई देश अब अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर काम कर रहे हैं। चीन ने इसमें काफी तेजी दिखाई है और भारत भी अपने डिजिटल रुपया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। अगर इन डिजिटल मुद्राओं को एक साझा नेटवर्क में जोड़ दिया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि तब भुगतान सीधे देशों के बीच हो रही है और पारती प्रकट आ सकता है और किसी तीसरी मुद्रा की जरूरत कम हो जाएगी। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है और वह है भरोसे का। क्या इतने सारे देश एक ऐसे नेटवर्क में भरोसा कर पाएंगे जिसमें सभी का बराबर नियंत्रण हो? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भरोसा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, खासकर जब बात उन देशों की हो जिनके बीच कभी कभी तनाव भी देखने को मिलता है। इसीलिए यह साफ है कि तकनीकी चुनौती जितनी बड़ी है उससे भी बड़ी चुनौती राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की होगी। अब जरा अमेरिका की प्रतिक्रिया की बात कर लेते हैं। आधिकारिक तौर पर कई बार यह कहा जाता है कि दुनिया में कई पेमेंट सिस्टम होना सामान्य बात है और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। लेकिन अनौपचारिक तौर पर यह माना जाता है कि अगर डॉलर आधारित नेटवर्क कमजोर होता है तो इसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, क्योंकि डॉलर की ताकत सिर्फ मुद्रा में नहीं बल्कि उस भरोसे और नेटवर्क में है जो दशकों में बना है। अगर वैकल्पिक नेटवर्क तेजी से फैलता है तो वैश्विक व्यापार का संतुलन बदल सकता है और यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी बन गया है। दुनिया के कई विश्लेषक कह रहे हैं कि आने वाले सालों में आर्थिक व्यवस्था 2 या 3 बड़े नेटवर्क में बंट सकती है। एक तरफ पश्चिमी देशों का नेटवर्क होगा और दूसरी तरफ उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नेटवर्क। अगर ऐसा होता है तो यह शीत युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव होगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह नया सिस्टम तुरंत लागू हो जाएगा या फिर इसमें कई साल लगेंगे। जानकारी के मुताबिक का अभी कई स्तरों पर परीक्षण और बातचीत चल रही है। अलग अलग देशों के बैंकिंग सिस्टम को एक साथ जोड़ना आसान काम नहीं है। इसके लिए तकनीकी मानकों को तय करना होगा, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना होगा कि सिस्टम पर सभी देशों का भरोसा बना रहे। लेकिन इसके बावजूद एक बात साफ है, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव की हवा चल चुकी है। कई देश अब यह सोच रहे हैं कि अगर उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों से बचना है और अपने व्यापार को सुरक्षित रखना है तो उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत होगी और इसी सोच ने ब्रिक्स के इस नए कदम को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। दोस्तों, असली सवाल अभी बाकी है। अगर यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाता है तो इसका असर सिर्फ बैंकिंग पर नहीं बल्कि तेल व्यापार, अंतरराष्ट्रीय निवेश और वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी पड़ेगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले समय में यह तय होगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी और किसके हाथ में असली नियंत्रण रहेगा।
और इसी वजह से अब नजरें उस बड़े मोड़ पर टिकी हैं जो आने वाले महीनों में सामने आ सकता है, क्योंकि अगले चरण में यह तय होगा कि यह सिस्टम सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगा या फिर सच में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। आखिर ब्रिक्स देश इस नेटवर्क को लागू करने के लिए कौन सी गुप्त रणनीति बना रहे हैं, अमेरिका इस पूरे खेल का जवाब कैसे देने की तैयारी कर रहा है और आने वाले समय में डॉलर बनाम ब्रिक्स की असली टक्कर कैसी दिखेगी। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर ब्रिक्स देश सच में अपना वैकल्पिक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लागू कर देते हैं तो दुनिया की आर्थिक ताकत का संतुलन किस दिशा में जाएगा, क्योंकि आर्थिक ताकत के तरफ कार 3 सवाल से गड़ी सवाल सामने आता है कि आर्थिक ताकत की आर्थिक ताकत की आर्थिक ताकत की आर्थिक ताकत को कर देते हैं। अभी तक वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में जो सबसे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है वह है स्विफ्ट, और यही वह सिस्टम है जिसने दशकों से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। लेकिन अब पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस नेटवर्क के विकल्प की चर्चा हो रही है, और वह भी सिर्फ तकनीकी प्रयोग के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े आर्थिक गठबंधन के स्तर पर। अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिक्स देश असल में क्या करना चाहते हैं। ब्रिक्स की रणनीति सिर्फ एक नया पेमेंट सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आर्थिक नेटवर्क तैयार करना है जिसमें सदस्य देश अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकें, भुगतान सीधे कर सकें और किसी तीसरी मुद्रा या बाहरी नियंत्रण पर निर्भर न रहें। यही कारण है कि इस पूरे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड बनाने की बात की जा रही है, यानी इसमें कोई एक केंद्रीय सर्वर नहीं होगा बल्कि हर देश का अपना नेटवर्क नोड होगा। इससे यह फायदा होगा कि अगर किसी एक देश या संस्था पर दबाव डाला जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित नहीं होगा। अब इस रणनीति को अगर थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलता है कि यह कदम अचानक नहीं उठाया गया है। पिछले कई सालों से धीरे धीरे तैयारी चल रही थी। रूस ने अपना वैकल्पिक बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम तैयार किया, चीन ने अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए अपना नेटवर्क मजबूत किया और भारत ने डिजिटल भुगतान और इंटरऑपरेबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से काम किया। इन सभी प्रयासों का एक साझा लक्ष्य था डॉलर आधारित भुगतान व्यवस्था के विकल्प की तैयारी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण संस्था का नाम सामने आता है और वह है ब्रिक्स। पहले यह सिर्फ एक आर्थिक समूह माना जाता था, लेकिन अब यह धीरे धीरे एक रणनीतिक मंच बनता जा रहा है जहां वैश्विक आर्थिक ढांचे को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। खासकर तब से जब इस समूह का विस्तार हुआ और इसमें नए देशों को शामिल किया गया। इससे इस समूह की जनसंख्या, ऊर्जा संसाधन और व्यापारिक ताकत काफी बढ़ गई है। अब अगर इस पूरे मामले को अमेरिका के नजरिए से देखें तो चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे डॉलर से बाहर जा सकता है, क्योंकि अभी तक दुनिया के ज्यादातर बड़े व्यापारिक सौदे डॉलर में होते हैं। जब तेल खरीदा जाता है, जब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं या जब देशों के बीच बड़े निवेश होते हैं तो अक्सर डॉलर का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि डॉलर को सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर वैकल्पिक नेटवर्क तेजी से फैलता है तो इस शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है तकनीक का तेजी से बदलना। पिछले कुछ सालों में ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसी और फिनटेक टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। अब कई देश यह मानते हैं कि भविष्य की वित्तीय व्यवस्था डिजिटल नेटवर्क पर आधारित होगी। इसी वजह से कई देशों ने अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने या उस पर काम करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में चीन का डिजिटल युआन और भारत का डिजिटल रुपया काफी चर्चा में रहा है। अगर ये डिजिटल मुद्राएं एक साझा नेटवर्क में जुड़ती हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा उस संभावित स्थिति की कल्पना कीजिए जहां दो देशों के बीच व्यापार होता है और भुगतान सीधे उनकी डिजिटल मुद्रा में हो जाता है। इसमें डॉलर की जरूरत नहीं होगी, बैंकिंग नेटवर्क में देरी नहीं होगी और ट्रांजैक्शन लागत भी कम होगी। यही वह मॉडल है जिसे ब्रिक्स देश आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी यह पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की घोषणाएं और तैयारियां सामने आ रही हैं उससे यह साफ है कि इस दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू भी है। किसी भी नई वैश्विक व्यवस्था को लागू करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसमें कई देशों की अलग अलग आर्थिक नीतियां और राजनीतिक हित शामिल हों। ब्रिक्स देशों के बीच भी कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। व्यापार पाती से ही साल साल को लेकर देखा है। आपको तमाम बात करते हैं, अपने ब्रिक्स देशों के बीच भी कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। व्यापार, आर्थिक नीतियां और राजनीतिक अलग अलग आर्थिक नीतियां और संतुलन, सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो कभी कभी सहयोग को मुश्किल बना देते हैं।
इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि ये देश आपसी भरोसे को कितना मजबूत बना पाते हैं। अब जरा उस संभावित असर की बात करते हैं जो इस सिस्टम के लागू होने के बाद देखने को मिल सकता है। सबसे पहला असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत पर पड़ सकता है। अगर ट्रांजैक्शन सीधे देशों के बीच होते हैं और बीच में कई स्तरों की फीस खत्म हो जाती है तो व्यापार सस्ता हो सकता है। इसका फायदा खासकर विकासशील देशों को होगा जो अभी महंगे भुगतान सिस्टम की वजह से नुकसान उठाते हैं। दूसरा असर यह हो सकता है कि छोटे और मध्यम उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करना आसान हो जाए क्योंकि भुगतान प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तीसरा और सबसे बड़ा असर वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है क्योंकि आर्थिक नेटवर्क अक्सर राजनीतिक प्रभाव को भी तय करते हैं। जिस देश या समूह का नेटवर्क ज्यादा मजबूत होता है उसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। अगर ब्रिक्स का नेटवर्क मजबूत होता है तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे पर दुनिया के बड़े देशों की नजर बनी हुई है। अब यहां एक और सवाल उठता है जो अक्सर चर्चा में आता है, क्या डॉलर का अंत सच में नजदीक है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है क्योंकि डॉलर की ताकत सिर्फ भुगतान नेटवर्क में नहीं बल्कि वैश्विक बाजार, निवेश और विश्वास में भी है। दुनिया के बड़े निवेशक अभी भी अमेरिकी बाजार को सुरक्षित मानते हैं और यही कारण है कि डॉलर की मांग बनी रहती है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि डॉलर तुरंत कमजोर हो जाएगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अब पहली बार उसके सामने एक संगठित चुनौती खड़ी हो रही है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि रणनीति का भी है। एक तरफ वह व्यवस्था है जिसने दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया और दूसरी तरफ वह नया गठबंधन है जो एक वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यही टक्कर तय करेगी कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था किस दिशा में जाएगी। लेकिन दोस्तों, असली विस्फोटक जानकारी अभी बाकी है क्योंकि अगले चरण में हम आपको बताएंगे कि इस नए सिस्टम के लागू होने पर दुनिया के तेल बाजार, वैश्विक व्यापार मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय निवेश पर क्या असर पड़ सकता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि अगर डॉलर की पकड़ कमजोर होती है तो कौन से देश सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे और कौन से देश मुश्किल में पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद दुनिया की आर्थिक व्यवस्था का नया अध्याय शुरू होने वाला है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा? दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां यह पूरा मामला सिर्फ पेमेंट सिस्टम का नहीं रह जाता बल्कि सीधे सीधे वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ जाता है। क्योंकि अगर ब्रिक्स देशों का डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग सिस्टम पूरी तरह लागू हो रहा है तो देशों का पार्ली से देशों का डिसेंट्रलाइज्ड डेस्ट गेस्टिस और बेस्ट की कलमाल में बताया है। अभी तमाम के दौरान 8 के साल बॉर्डर बार देशों के 200 जाकर आर भारत तमाम के खतरार जाता है। तो इसका असर सिर्फ बैंकों पर नहीं बल्कि तेल बाजार, रक्षा सौदों, वैश्विक निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ेगा। अभी तक दुनिया का ज्यादातर कच्चा तेल डॉलर में खरीदा बेचा जाता है। इसी वजह से डॉलर की मांग लगातार बनी रहती है। लेकिन अगर ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा में तेल व्यापार शुरू कर देते हैं तो सबसे बड़ा झटका वहीं लगेगा जहां से डॉलर को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। यह समझना जरूरी है कि डॉलर की वैश्विक स्थिति सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं है कि अमेरिका बड़ा देश है। उसकी ताकत इस बात से आती है कि दुनिया का बड़ा व्यापार उसी की मुद्रा में होता है। जब देश तेल खरीदने के लिए डॉलर जमा करते हैं, ज्यादा तेल खरीदने के लिए डॉलर जमा करते हैं, जब वे अंतरराष्ट्रीय कर्ज लेते हैं, जब वे विदेशी निवेश आकर्षित करते हैं, तब डॉलर की मांग बनी रहती है। लेकिन अगर वैकल्पिक नेटवर्क के जरिए देश सीधे अपनी मुद्रा में भुगतान करने लगे तो धीरे धीरे डॉलर की अनिवार्यता कम हो सकती है। यही वह बिंदु है जिसने पश्चिमी विश्लेषकों को चिंतित किया हुआ है। अब इस पूरी रणनीति में एक और महत्वपूर्ण संस्था की भूमिका सामने आती है और वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि भारत ने पहले ही डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की संभावना पर चर्चा की है। अगर डिजिटल रुपया, डिजिटल युआन और डिजिटल रूबल जैसे मॉडल आपस में लिंक होते हैं तो यह पहली बार होगा जब बड़े देशों की डिजिटल मुद्राएं सीधे इंटर ऑपरेटेबल नेटवर्क में काम करेंगी। इसका मतलब होगा कि भुगतान सेकंडों में सेटल हो सकते हैं और डॉलर आधारित मध्यस्थता की जरूरत कम हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह प्रक्रिया इतनी आसान होगी? जवाब है नहीं, क्योंकि वैश्विक वित्तीय ढांचा बेहद जटिल है। इसमें बैंकिंग नियम, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और अंतरराष्ट्रीय नियामकीय मानक शामिल हैं। अगर ब्रिक्स देश एक साझा सिस्टम बनाते हैं तो उन्हें इन सभी मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। हर देश के कानून अलग हैं,
हर देश की प्राथमिकताएं अलग हैं। ऐसे में एक समान प्लेटफॉर्म पर काम करना बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत रही तो यह संभव भी है। अब जरा अमेरिका की संभावित प्रतिक्रिया पर नजर डालते हैं। आधिकारिक रूप से अमेरिका कई बार यह कह चुका है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि डॉलर की कमजोर स्थिति अमेरिकी आर्थिक शक्ति को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अमेरिका अपने घाटे की भरपाई काफी हद तक डॉलर की वैश्विक मांग के जरिए करता है। अगर वह मांग घटती है तो ब्याज दरों पर दबाव पड़ सकता है और विदेशी निवेश का स्वरूप बदल सकता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका सिर्फ एक तकनीकी पहले नहीं बल्कि रणनीतिक चुनौती के रूप में देख सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल साउथ की। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश लंबे समय से इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में उनकी आवाज कम सुनी जाती है। अगर ब्रिक्स का नेटवर्क सस्ता और आसान विकल्प देता है तो ये देश धीरे धीरे उसी दिशा में झुक सकते हैं। इससे ब्रिक्स की राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि आर्थिक सहयोग अक्सर राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे समीकरण में एक संवेदनशील पहलू भी है। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी संतुलन। भारत और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी एक ही मंच पर हैं, लेकिन उनके बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी है। रूस अपनी अलग प्राथमिकताएं रखता है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक जरूरतें अलग हैं। ऐसे में अगर कोई भी देश महसूस करता है कि सिस्टम पर दूसरे का प्रभाव ज्यादा है तो सहयोग कमजोर हो सकता है। इसलिए इस नेटवर्क की सफलता का सबसे बड़ा आधार आपसी विश्वास होगा। अब हम उस संभावित भविष्य की बात करें जो 2026 के बाद देखने को मिल सकता है। अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में डिजिटल करेंसी इंटीग्रेशन पर सहमति बन जाती है और डीसीएमएस पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो यह वैश्विक बैंकिंग में दो समानांतर नेटवर्क का दौर शुरू कर सकता है। एक तरफ पश्चिमी नेटवर्क और दूसरी तरफ ब्रिक्स नेटवर्क। इससे देशों को विकल्प मिलेगा। वे अपने रणनीतिक हित के अनुसार नेटवर्क चुन सकेंगे, लेकिन यह स्थिति वैश्विक वित्तीय प्रणाली को खंडित भी कर सकती है, जहां अलग अलग ब्लॉक बन जाएं। अब अंतिम सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या 2026 का साल वैश्विक वित्तीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या न्यू दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उस नई व्यवस्था की शुरुआत करेगा जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है, या फिर यह सिर्फ एक लंबी प्रक्रिया का पहला चरण होगा जो आने वाले कई वर्षों तक चलेगी? सच्चाई यह है कि दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। आर्थिक ताकतें बदल रही हैं, तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और देश अब अपने हितों को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। और अब अंत में आपसे सीधा सवाल, अगर ब्रिक्स का नया पेमेंट सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाता है और डिजिटल करेंसी आपस में जुड़ जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि डॉलर की ताकत सच में कम हो जाएगी या फिर अमेरिका फिर से कोई बड़ा कदम उठाकर इस खेल को पलट देगा? आपका जवाब क्या है, हां या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह पूरी सीरीज जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।